नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों जर्मनी की फर्म रेनमेटेल ने घोषणा की है कि वो भारतीय सेना यानी कि नेनामी के FICV प्रोग्राम का जवाब देंगे अपने लाइनक्स KF-41 नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के जरिए, जिसमें कि जर्मनी भारतीय इंडस्ट्रीज के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइनक्स KF-41 35 mm की 12 फीट कैनन से लैस है। साथ ही इसमें 3 बैरल कोएक्सल 7.62 mm की मशीन गन लगी हुई है। इसके अलावा ये स्पाइक LR2 लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और 360 कैमरा सिस्टम विद ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के साथ लैस है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेज भी लगा हुआ है। इस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से सरफेस टू एयर मिसाइल को दागा जा सकता है और इसमें 1140 हॉर्स पावर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया है और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम क्रूजिंग रेंज है 500 किलोमीटर की। यही नहीं दोस्तों, लाइनक्स KF-41 इसमें थर्ड वर्चुअल क्रू को भी इक्विप किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ताकि इसे विकल्प के तौर पर यानी कि ऑप्शनली मैन फाइटिंग व्हीकल के तौर पर ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों जर्मनी का लाइनक्स KF-41 काफी बेहतर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल माना जाता है। अगर जर्मनी हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकायदा भारत को इसके लिए जाना चाहिए क्योंकि ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आज का दिन काफी खास रहा है भारतीय नौसेना के इतिहास में। दरअसल दोस्तों भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से एविएशन ट्रायल्स चल रहे हैं और इस दौरान नेवल वेरिएंट वाले तेजस यानी कि नौसेना संस्करण वाले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने पहली मेड इन लैंडिंग और टेक ऑफ किया है INS विक्रांत से, और ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी है स्वदेशी कैरियर बॉर्न फाइटर जेट के द्वारा लैंड और टेक ऑफ करने का, जिसे कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर किया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि INS विक्रांत पर जो एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन है वो मई में पूरा हो जाएगा और INS विक्रांत 2023 के अंत में कॉम्बैट रेडी भी हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना सेकंड यानी कि दूसरे विक्रांत क्लास के कैरियर पर भी जोर दे रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों बेंगलुरु आधारित प्राइवेट सेक्टर की फर्म कॉमिविया सिस्टम टेक्नोलॉजी ने HAL के साथ मिलकर फ्लाई बाय वायर डेटा एक्विजिशन सिस्टम का अपग्रेडेशन, रिडिजाइन और विकास किया है भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लाई बाय वायर डेटा एक्विजिशन सिस्टम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था, जिसका कारण था रशियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ऑब्सोल्यूट यानी कि अप्रचलित होना और साथ ही इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में भी एक बड़ा खर्च होना था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इस फर्म ने यानी कि कोमिविया सिस्टम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इस ऑब्सोल्यूट कंपोनेंट्स की स्टडी करी HAL के साथ मिलकर और सुखोई 30 MKI के PCB मदरबोर्ड और मॉडल को बदला है लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से। और दोस्तों ये जो फ्लाई बाय वायर डेटा एक्विजिशन सिस्टम है ये भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम का भी हिस्सा है, जिसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 2024 से शुरू होगी और फुल स्केल अपग्रेडेशन सुखोई 30 MKI का सुपर सुखोई में 2027 से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना 40 से 80 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश कर रही है, जिन्हें की स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल प्रोडक्शन के तहत भारत में बनाया जाएगा और इनकी पेलोड क्षमता 18 से 30 टन के बीच होनी चाहिए। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय वायुसेना जो कि 11 C-130J सुपर हरकुलिस का इस्तेमाल करती है, जिसकी 21 टन की पेलोड क्षमता है। ऐसे में अगर भारत C-130J को खरीदे तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है बजाय नए ट्रांसपोर्टर पर इन्वेस्ट करने के, और ये भारत को लॉजिस्टिकली काफी फायदा भी देगा। लेकिन दोस्तों ये बात साफ नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन फिर से एक फुल प्रोडक्शन लाइन को दोबारा से चालू कर देगा 40 से 80 एयरक्राफ्ट के लिए। इस बात की कोई संभावना है भी नहीं क्योंकि लॉकहीड मार्टिन इसकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर चुका है। वहीं दूसरा ऑप्शन भारत के पास सबसे अच्छा है, वो है एयरबस 400M का, जो कि 37 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है और अभी तक वो इस रेस में सबसे आगे का कैंडिडेट बना हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, ये $165 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। वहीं C-130J $75 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से मिल सकता है और एम्ब्रेयर का भी KC जो 390 एयरक्राफ्ट है उसकी भी कीमत $85 मिलियन पर यूनिट है, जो कि 26 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब 8x8 चेसिस पर आधारित 24 टन क्लास के एक वाहन को विकसित करने की योजना बना रहा है, जो कि पहिएदार और ट्रैक किए गए दोनों प्रकार के होंगे, यानी कि ये व्हील्ड और ट्रैक्ड वेरिएंट्स होंगे, जिसके लिए अब DRDO इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को ढूंढ रहा है जो कि इसके प्रोटोटाइप को विकसित और इनका निर्माण कर सकेंगे। दरअसल जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म का व्हील्ड वर्जन वाले की मैं बात कर रहा हूँ,
उसमें कहा गया है कि इसमें क्रू और फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए एडवांस थर्मल और ऑप्टिकल साइट्स भी होनी चाहिए और ये फुल्ली एम्बिफियस होना चाहिए और साथ ही इसका क्रूलेस टरेट होना चाहिए 30 mm की कैनन के साथ और टायरों के लिए रन फ्लैट इंसर्ट्स भी होने चाहिए। दरअसल भारतीय सेना आपको मालूम है कि 1750 यानी कि 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की आवश्यकता पर जोर दे चुकी है, जिनमें की फुली आर्म वर्जन, कमांड एंड कंट्रोल वर्जन, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस वर्जन शामिल हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। ये फैक्ट्री 615 यानी कि 615 एकड़ में फैली हुई है और इसमें हर तरीके के हेलीकॉप्टर बनाने की योजना है। कहा यह जा रहा है कि भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, जिसमें शुरुआत में हर साल 30 हेलीकॉप्टर तैयार होंगे और बाद में ये संख्या बढ़ाकर 60 से 90 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश टर्की से यानी कि तुर्की से बेराकटर TB2 ड्रोन खरीदने वाला है। बांग्लादेशी सरकार ने इस UCAV को खरीदने के लिए एक समझौते पर भी साइन कर लिए हैं। इस बारे में तुर्की की तरफ से कहा गया है। साथ ही तुर्की की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेशी सशस्त्र बलों ने बायराकटर के निर्माता बायराकट टेक्नोलॉजी के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। हालांकि दोस्तों, 2021 में ही बांग्लादेश का विचार बन गया था तुर्की से बायराकटर TB2 ड्रोन खरीदने के लिए। यानी इसके अलावा बांग्लादेश ने तुर्की से माइन प्रोटेक्शन व्हीकल्स, मल्टी डायमेंशनल रॉकेट डिफेंस सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल्स भी खरीदे हैं। ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश किसके लिए हथियार खरीद रहा है, उसका दुश्मन कौन है, किस लिए उसे इस तरीके के ड्रोन्स की जरूरत है। और इससे पहले भी टर्की से वो कई तरीके के हथियार खरीद चुका है। यानी कि बारूद तैयार हो रहा है भारत के पड़ोस में भी, और ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत भारत को भी है। हालांकि बांग्लादेश से खतरा नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना की एक और चाल का बड़ा खुलासा हुआ है और चाइना जिसकी आदत धोखा देने की रही है और भारत के साथ तो वो कई बार धोखे कर चुका है। ऐसे में हिंद महासागर में चाइना की एक बड़ी चाल सामने आई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिंद महासागर में अचानक से चाइना की लंबी दूरी की मछली मारने की जो नौकाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं, जिससे कि भारत अलर्ट पर आ गया है, क्योंकि ये चीज जुड़ी हुई है चाइना के जासूसी तंत्र से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन की मछली पकड़ने की ये नौका, जिसे कि DWF यानी कि डिस्टेंट वाटर फिशिंग कहा जाता है, इसके जरिए चाइना भारत की जासूसी कर रहा है और ये चाइना की बहुत पुरानी चाल भी है। हाल ही के दिनों में हिंद महासागर के उत्तरी इलाके में चाइना की मछली मारने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसे पर्यावरण की दृष्टि से सही भी नहीं माना जाता। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हाल ही के दिनों में अनरजिस्टर्ड चीनी नौकाओं का भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और ओमान के नजदीक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं और 2021 में हिंद महासागर में करीबन 392 गैर कानूनी, बिना बताए और अनरजिस्टर्ड मछली मारने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। दरअसल ये जो नाव हैं वो देश के बाहर के समुद्री इलाकों में मछली मारने का काम करती हैं। ये नावें आमतौर पर लंबी दूरी तक जाती हैं और मछली मारने के लिए समुद्र में काफी समय भी बिताते हैं। हद तो तब हो जाती है जब श्रीलंका के पानी में भी चीन की मछली मारने वाली नौकाएं पहुंच रही हैं। ईरान भी इसी तरीके की गतिविधियां झेल रहा है। चीनी मछुआरे करीबन 46,000 टन मछली मारकर ले गए हैं और पिछले साल आपको मालूम ही है कि श्रीलंका में चाइना का जासूसी जहाज भी आया था। अब स्थिति काफी खतरनाक हो गई है, क्योंकि ड्रैगन ने अब पूरी दुनिया के समुद्र में अपनी इन DWF की तैनाती कर दी है। यही नहीं दोस्तों, चीन पर 80 से ज्यादा देशों की सीमाओं का उल्लंघन का भी आरोप लग चुका है। एक रिसर्च बताती है कि दुनिया के समुद्र में चीन के करीबन 18,000 नावें हैं और सी फूड पकड़ने के मामले में चीन दुनिया के टॉप में है। वो हर साल 12 लाख टन सी फूड का उत्पादन करता है। ये दूसरे नंबर पर मौजूद इंडोनेशिया की तुलना में 2 गुना है। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे चीनी DWF गैर कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए मछली मार रही हैं और कहीं ना कहीं इन जहाज़ों में भी सर्विलांस इक्विपमेंट्स लगे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। यही नहीं, जिन देशों की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी है उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोस्तों, चाइना की अगर मैं बात करूं तो चीन ने अपनी समुद्री सीमा में मछली मारने की गतिविधियों पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसने अपने इन DWF को अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, रूस, हिंद महासागर और कुछ देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक में भी इन्हें भेज रखा है। दरअसल दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर सामने आई है कि ये जो चाइना की गैर कानूनी नावें हैं, ये जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करती हैं तो ये समुद्री रडारों को चकमा देकर दूसरी तरफ चली जाती हैं और गैर कानूनी तौर पर मछली मारने के दौरान इन चीनी नावों का कप्तान अपनी नाव के ट्रांसपॉन्डर्स को डिसेबल कर देता है। तो चाइना के दोस्तों, इस साजिश से अब भारत को अलर्ट रहना चाहिए और कायदे से
इन पर विशेष तौर पर नजर रखकर इन्हें अपने क्षेत्र से भगाना होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।